हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने है। तो देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है उसका नाम है क्रिया। और क्रिया जो टॉपिक है ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे हमें हर एग्ज़ाम में जिसमें भी हिंदी व्याकरण आती है उसमें एक या दो क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलते हैं। जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार से पूछे जाते हैं, तो जो क्वेश्चन है वो क्रिया की परिभाषा, पहचान, क्रिया के प्रकार, क्रिया कर्म के आधार पर कितने प्रकार की होती है, रचना के आधार पर कितने प्रकार की होती है, प्रयोग के आधार पर कितने प्रकार की होती है। अर्थात ऐसे भी पूछा जा सकता है कि प्रयोग के आधार पर क्रिया के प्रकारों का नाम लिखिए, या फिर प्रकार बताइए, बनावट के आधार पर कितने प्रकार है। तो जो भी सारे क्वेश्चंस क्रिया से संबंधित बनने वाले हैं उनको आज हम इस वीडियो में क्लियर कर लेंगे। देखिए, ये जो मैं आपको करवा रहा हूँ ये बिल्कुल शॉर्ट नोट्स है, और शॉर्ट के साथ साथ ये वेरी इंपॉर्टेंट भी है। इससे बाहर कुछ नहीं है। अगर आप इनको बार बार रिवाइज करते हो नोट डाउन करके, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपका कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम में यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। तो देखिए, आज हम चलते हैं अपने टॉपिक के साथ, जो कि उसका नाम है क्रिया। तो आज हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, तो इसमें हम पढ़ेंगे क्रिया की परिभाषा, क्रिया का जो क्या कार्य है, क्रिया कैसे बनती है, क्रिया के प्रकार, क्रिया के भेद, कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन से प्रकार है, और उनके उदाहरण देखेंगे। तो जो भी क्वेश्चन क्रिया से संबंधित बनने वाले हैं वो सारे हम इसमें क्लियर कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सर्वप्रथम हम देखें कि मूल धातु के जो मूल धातु होता है उसमें ना जोड़ने से क्रिया बनती है। मूल धातु में ना जोड़ने से क्रिया बनती है। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं कि क्रिया की परिभाषा क्या है। जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। जिस शब्द से किसी काम का करना या हो या पाया जावे उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया वाक्य का आवश्यक तत्व होता है। जो क्रिया होती है वो वाक्य का आवश्यक तत्व होता है, अर्थात क्रिया के बिना वाक्य जो है अधूरा रह जाता है। तो क्रिया जो है वाक्य का आवश्यक तत्व होती है। तो ये तो हो गया क्रिया की जो बनावट और प्रकार, और वो प्रकार नहीं, परिभाषा। इसके बाद हम देखेंगे अब क्रिया के प्रकार अर्थात भेद। तो देखिए, क्रिया के तो को तीन भागों में बांटा गया है, तीन भेदों में बांटा गया है। किसके आधार पर, कर्म या फल के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। तो देखिए, सर्वप्रथम हम बात करेंगे अगर कि क्रिया के जो भेद है उसमें कर्म या फल के आधार पर क्रिया को कितने भागों में बांटा गया है, तो दो भागों में बांटा गया है। किसके आधार पर, कर्म या फल के आधार पर। अगला हम देखेंगे रचना या बनावट के आधार पर क्रिया को कितने भागों में बांटा गया है, तो क्रिया को रचना या बनावट के आधार पर 5 भागों में बांटा गया है। अगला है प्रयोग के आधार पर क्रिया को कितने भागों में बांटा गया है, तो प्रयोग के आधार पर क्रिया को 3 भागों में बांटा गया है। अब देखते हैं कि कर्म के आधार पर, रचना के आधार पर और बनावट के आधार पर जो भाग है वो कौन कौन से हैं। तो देखिए, कर्म या फल के आधार पर जो क्रिया के दो प्रकार है वो है अकर्मक और सकर्मक। कौन कौन से, अकर्मक और सकर्मक जो है कर्म के आधार पर क्रिया के दो प्रकार है। रचना के आधार पर अगर हम बात करें कि 5 प्रकार कौन कौन से है, तो ये है प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया और कृदंत क्रिया। ये पांचों प्रकार किसके आधार पर है, क्रिया के रचना या बनावट के आधार पर। आगे हम देखेंगे कि प्रयोग के आधार पर जो क्रिया के 3 प्रकार है वो कौन कौन से है, तो सामान्य क्रिया, सहायक क्रिया और सहजातीय क्रिया। जो ये क्या किसके आधार पर है, प्रयोग के आधार पर। अच्छा, अभी हम देखेंगे कि सकर्मक क्रिया होती क्या है। हमने ये तो देख लिया कि कर्म या फल के आधार पर क्रिया दो प्रकार की होती है, लेकिन हमें ये पता नहीं है कि अकर्मक क्या होता है और सकर्मक क्या होता है। तो सर्वप्रथम हम देखेंगे कर्म या फल के आधार पर जो क्रिया है उनकी परिभाषा क्या है और उनको हम किस प्रकार से पहचान सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे अभी बात करते हैं कि अकर्मक क्रिया क्या है। अकर्मक क्रिया क्या है, अकर्मक, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि अकर्मक, अकर्मक अर्थात कर्म रहित, अर्थात जिसमें कर्म नहीं हो, वो क्रिया क्या कहलाती है, अकर्मक। कर्म का बोध नहीं करवाती है। कर्म का बोध कौन सी क्रिया नहीं करवाती है, अकर्मक क्रिया नहीं करवाती है। जैसे कि दौड़ना, हंसना, सोना, नहाना, उठना, बैठना, आना जाना, रोना, जो क्रिया स्वतः हो जाती है वो क्या कहलाती है, अकर्मक क्रिया कहलाती है। जिसमें कि हमें कर्म का जो है बोध नहीं करवाती है ये क्रिया।
उसके बाद देखते हैं हम सकर्मक क्रिया। सकर्मक कौन सी है? कर्म सहित होती है, जिसमें कर्म होता है साथ ही क्रिया के, वो होती है सकर्मक क्रिया। और जिसमें कर्म नहीं होता वो होती है अकर्मक क्रिया। कर्म का बोध करवाती है कौन सी क्रिया? सकर्मक क्रिया, अर्थात कर्म सहित या कर्म के साथ। तो सकर्मक क्रिया में कौन कौन सी क्रिया? खाना है, पीना है, पढ़ना है, लिखना है, देखना है। ये सारे उदाहरण किसके? सकर्मक क्रिया के। जब एक जैसी दो क्रियाएं आ जाए तो वहाँ सकर्मक क्रिया होती है। कई बार ऐसी स्थिति बनती है जहाँ पर दो क्रियाएं एक साथ हमें देखने को मिलती है, तो उसके लिए एक छोटा सा नोट है कि भाई जब एक जैसी दो क्रियाएं आ जाए एक साथ, तो उस जगह पर किस प्रकार की क्रिया होती है? उस जगह पर सकर्मक क्रिया होती है। इसके बाद देखते हैं कि इसके दो भेद होते हैं। सकर्मक क्रिया जो है उसके दो भेद होते हैं, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। अब एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया में क्या होता है? तो देखिए, सकर्मक क्रिया के जो दो भेद है उनमें एक कर्मक क्रिया में एक कर्म होगा और द्विकर्मक क्रिया में दो कर्म होंगे, जिसमें प्रथम कर्म में गौण होगा और दूसरा कर्म मुख्य होगा। और गौण कर्म जो होता है वो होता है सजीव, और मुख्य कर्म जो होगा वो किस प्रकार का होगा? निर्जीव, जिसे जो कि प्राणी से संबंधित होगा। गौण कर्म किसे या फिर किसको, और निर्जीव में पूछा जाएगा मुख्य कर्म में कि क्या। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि सकर्मक क्रिया को के भी दो भेद होते हैं। किस प्रकार? एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। अब हम देखेंगे, ये तो हमारी हो गई किसके आधार पर? कर्म या फल के आधार पर जो क्रिया है उनकी पहचान और उनकी परिभाषा हो गई। अब हम देखेंगे रचना या बनावट के आधार पर जो क्रिया के 5 प्रकार है उनके बारे में देखेंगे कि प्रेरणार्थक क्रिया क्या है, पूर्वकालिक क्रिया क्या है, संयुक्त क्रिया क्या है, नामधातु क्रिया क्या है और कृदंत क्रिया क्या है। तो देखिए, अभी हम देखते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। तो देखिए, प्रेरणार्थक जो क्रिया है इसमें कर्ता स्वयं काम न करके किसी अन्य को काम करने के लिए प्रेरणा देता है। प्रेरणार्थक क्रिया, जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है कि भाई प्रेरणा देना, अर्थात कर्ता स्वयं कोई काम नहीं करेगा लेकिन दूसरे को प्रेरित करेगा। इसमें दो कर्ता होते हैं, कौन कौन से? प्रेरक कर्ता और प्रेरित कर्ता। अर्थात जो प्रेरक करता है और जो प्रेरित करता है, जिन वाक्यों के अंत में बाया बाई बाय लगा हो वहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया होती है। कौन 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 से जो शब्द लगे होते हैं? बाया बाई बाय जो लगे होते हैं वहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया होती है। अभी देखिए, जैसा कि हम एक उदाहरण देखेंगे प्रेरणार्थक क्रिया कि राम ने श्याम से कहा कि दरवाज़ा खोल दो। तो इसमें किस प्रकार प्रेरणा हो रही है कि नहीं हो रही कि भाई दरवाज़ा खोल दो? तो इसमें एक तो है प्रेरक और एक होता है प्रेरित। तो इस प्रकार इसमें जो पहचान दी गई है कि इसमें कर्ता स्वयं काम न करके किसी अन्य को काम करने के लिए प्रेरणा देगा कि भाई राम ने कहा श्याम से कि दरवाज़ा खोल दो। तो ये हो गई हमारी प्रेरणार्थक क्रिया। इस प्रकार से हम इसको पहचान सकते हैं। अगली देखेंगे हम पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया, दो क्रिया होती है, दो काम होंगे। तो पूर्वकालिक क्रिया में क्या होगा? दो क्रिया और दो काम होंगे। इसकी पहचान, जैसे पहली मूल क्रिया के साथ कर या करके लगा होगा, कर या करके लगा होगा। जैसे कि अपर्णा अखबार पढ़कर सो गई, तो कर या करके लगा है कि नहीं लगा है? तो कर या करके जिस भी क्रिया में लगा होगा वो कैसी क्रिया कहलाएगी? पूर्वकालिक क्रिया। अर्थात पूर्वकालिक अर्थात पहले जो समय गुजरा है उसमें कोई ना कोई क्रिया हुई है। जैसे कि अपर्णा ने क्या क्रिया की है? अभी तो अपर्णा सो रही है लेकिन पूर्व काल में क्या क्रिया की है? उसने अखबार पढ़ने का कार्य किया है। तो इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं पूर्वकालिक क्रिया। अभी इसमें एक देखिए छोटा सा नोट है कि यदि पहली मूल क्रिया के साथ ते बाद में ही हो, वहाँ ये अगर लगे हो तो वो किस प्रकार की क्रिया कहलाएगी? तात्कालिक क्रिया कहलाएगी। यदि पहली मूल क्रिया के साथ जो ते और बाद में ही हो वहाँ लगे हो तो वो किस प्रकार की क्रिया कहलाएगी? तात्कालिक क्रिया कहलाएगी। तो ये हमें ध्यान रखना है ज़रूर। इसके बाद देखिए संयुक्त क्रिया क्या है। संयुक्त क्रिया, जब किसी वाक्य में एक क्रिया के साथ दूसरी क्रिया जोड़ दी जाए। संयुक्त का अर्थ होता है मिलाना। तो एक क्रिया के साथ अगर दूसरी क्रिया जोड़ दी गई है तो वो किस प्रकार की क्रिया बन जाएगी? संयुक्त क्रिया बन जाएगी। और जिसका जो प्रयोग है वो आरंभ, अवकाश, समाप्ति, शक्ति, आकस्मिकता, पूर्णतः, निरंतरता और व्यवस्था जो है इनके साथ होगा। किस प्रकार की क्रिया का? संयुक्त क्रिया का। अचानक वह रोने लगी,
अचानक आकस्मिक हो गया, तो आकस्मिक अचानक वह रोने लगी किस प्रकार की क्रिया है? संयुक्त क्रिया है। किस प्रकार की क्रिया है? संयुक्त क्रिया है। तो इसकी पहचान हम किससे करेंगे? जिन वाक्यों में आरंभ, अवकाश, समाप्ति, शक्ति, आकस्मिक, पूर्णता, निरंतरता और विवशता जो होगी वो किस प्रकार की क्रिया होगी? इसमें संयुक्त क्रिया होगी। अचानक वह रोने लगी, आकस्मिक कोई कार्य हुआ है तो वो किस प्रकार की क्रिया है? संयुक्त क्रिया है। आगे देखते हैं हम, अगली क्रिया है नाम धातु क्रिया। तो जो नाम धातु क्रिया है उसकी हम किस प्रकार से पहचान करेंगे? तो जिस वाक्य में संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण शब्दों को क्रिया की तरह प्रयुक्त किया जाए उसमें जो कौन सी क्रिया होगी? नाम धातु क्रिया। जिस वाक्य में संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण शब्दों को क्रिया की तरह प्रयुक्त किया जाए उनमें किस प्रकार की क्रिया होगी? नाम धातु क्रिया होगी। जैसे कि देखिए, अभी देखते हैं इसमें, जब संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों में आ या प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो वहाँ नाम धातु क्रिया बन जाती है। जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों में आ या प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो वहाँ किस प्रकार की क्रिया बन जाती है? नाम धातु। जैसे कि गर्मा, शर्म आ, तो गर्म ना, तो गर्माना, शर्म ना, शर्माना। तो इस प्रकार से इनमें क्या जोड़ दिया? आ या जोड़ दिया गया है उसमें, या फिर ना भी जो है जोड़ दिया गया है तो वो कौन सी क्रिया होगी? नाम धातु क्रिया होगी। जैसे कि उदाहरण देखिए, हम सीता राम को देखकर शर्माने लगी, तो ना या फिर आ जिनमें भी जोड़ा जाएगा वहाँ पर किस प्रकार की क्रिया होगी? नाम धातु क्रिया होगी। किस प्रकार की क्रिया होगी? नाम धातु क्रिया होगी। तो अगली देखिए हम, जो क्रिया का प्रकार है वो है कृदंत क्रिया। कृदंत क्रिया, तो कृदंत क्रिया में क्या होगा? मूल धातुओं में प्रत्यय लगने से बनने वाली जो क्रिया है वो कृदंत क्रिया कहलाएगी। जो मूल धातु होती है उसमें प्रत्यय लग जाएगा। क्या जोड़ दिया जाएगा? उसमें प्रत्यय जोड़ दिया जाएगा तो वो किस प्रकार की क्रिया बन जाएगी? कृदंत क्रिया बन जाएगी। कृदंत क्रिया 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है कृदंत क्रिया? 3। कौन कौन सी? भूतकालिक, वर्तमान कालिक और पूर्वकालिक। भूतकालिक जो होती है वो किस प्रकार? जैसे चला, तो वो क्या है? भूतकाल की बात होगी। बैठा, जैसे कि बैठा, तो क्या हो गई? भूतकाल की बात हो गई। वर्तमान जैसे चलना, जैसे चलो, खाना, खाओ, तो इस प्रकार से वर्तमान की बात होगी। पूर्वकालिक जैसे चलकर, उठकर, तो इस प्रकार के शब्द क्या हो गई? पूर्वकालिक क्रिया हो गई। जैसे कि उदाहरण से समझते हैं, जैसे सामान्य, मुख्य क्रिया और बालक। जैसे कि इसमें अभी हम देखेंगे कि बालक पढ़ रहा है, तो इसमें क्या है? सामान्य और मुख्य क्रिया, सामान्य और मुख्य क्रिया है। इसमें देखिए सहायक क्रिया, जैसे मुख्य क्रिया या काल बताती हो। जैसे समान जाति की क्रिया जो होती है, जो सहायक क्रिया है उसमें मुख्य क्रिया का काल बताने वाली जो समान जाति की क्रिया है। सजातीय समान जाति की क्रिया। समान जाति की क्रिया, लड़ाई लड़ी, लड़ाई लड़ी, दोनों क्या है? समान जाति है। लड़ाई और लड़ना एक ही जातीय के शब्द है दोनों, लड़ाई लड़ना, तो ये होगी सजातीय क्रिया। और सहायक मुख्य क्रिया का काल बताने वाली, जैसे समान जाति की क्रिया जो है, मुख्य क्रिया का काल बताने वाली कौन सी क्रिया? समान जाति की क्रिया। और मुख्य क्रिया है बालक पढ़ रहा है। जैसे में कोई एक क्रिया हो रही हो वो सामान्य में मुख्य क्रिया, जैसे बालक पढ़ रहा है, इसमें एक ही कार्य हो रहा है। कौन सी क्रिया? मुख्य क्रिया, बालक पढ़ रहा है। तो देखिए आज हमने इस वीडियो में क्या देखा, जो भी क्रिया से संबंधित हमारे जिस भी प्रकार के क्वेश्चन बनने वाले हैं एग्जाम में, वो सारी चीज़ हमने आज की वीडियो में डिस्कस की, जिसमें हमने क्रिया की परिभाषा, क्रिया के प्रकार, कर्म के आधार पर, रचना के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। कर्म के आधार पर हमने क्रिया को 2 भागों में बांटा, उसके बाद रचना के आधार पर 5 और प्रयोग के आधार पर 3। हमने सबकी परिभाषा देखी, एक एक को जो भी प्रकार है उसके जो हमने अर्थ समझा और उससे हमने पहचान समझी। तो देखिए आज की वीडियो को देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि आपका क्रिया से संबंधित कोई प्रश्न गलत होने के जो है संभावना है। तो आप अधिक से अधिक जो ये वीडियो है इसको बार बार रिवाइज़ कीजिए और ख़ुद के नोट्स बनाइए और उनको बार बार रिवाइज़ कीजिए और एग्जाम्पल करने की कोशिश कीजिए। प्रीवियस ईयर जो भी एग्ज़ाम में एग्जाम्पल दिए हुए हैं, पूछे गए हैं, उनको अधिक से अधिक देखिए और समझिए कि क्या मैंने यहाँ जो आपको बताया है इससे संबंधित क्या उससे प्रश्न पूछे गए हैं, और अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिए। और
ये विश्वास रखिए कि यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर जाने वाला नहीं है। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।